नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्लेटो पढ़ चुके हैं और अरस्तु के सामान्य परिचय यानी जीवन परिचय को हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार देखेंगे। राज्य संबंधी विचार यानी अरिस्टोटल स्टेट थ्योरी, इसमें हम राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और उसकी विशेषताओं को हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। सबसे पहले अरस्तु के अनुसार व्यक्ति जो है एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम, यानी व्यक्ति जो है एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। प्लेटो की तरह वो भी सोफिस्ट वर्ग की जो धारणा थी, जिसके तहत माना जाता था कि राज्य समझौते का परिणाम है, उसका खंडन करता है। प्लेटो ने भी सोफिस्ट वर्ग की इस धारणा का खंडन किया। अरस्तु भी इस धारणा का खंडन करता है। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक संस्था है और इसकी उत्पत्ति एक प्रक्रिया द्वारा विकास के कारण हुई है। राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था है। यानी अरस्तु जो है वो राज्य का विकासवादी सिद्धांत देता है। उससे पूर्व सोफिस्ट वर्ग का जो सिद्धांत था, जिसमें समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति मानी गई थी, उसका खंडन करता है और मानता है कि राज्य किसी समझौते का नहीं वरन विकास का परिणाम है और विकास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो इस तरह की संस्थाओं में रहना पसंद करता है। तो इस तरह वो विकासवादी सिद्धांत की बात करता है। चलिए आगे देखते हैं विकासवादी सिद्धांत से कैसे हुआ। राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, मिलजुल के रहना पसंद करता है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। और वो कहते हैं, एक विकासवादी परिणाम की व्याख्या करते हुए बताते हैं अरस्तु कि विवाह के आधार पर परिवार संस्था का उदय होता है, जहाँ पति पत्नी बच्चे और दास रहते हैं परिवार संस्था में। कई परिवारों के एकत्र होने से ग्राम बनता है, जहाँ दैनिक आवश्यकताओं की कुछ अधिक पूर्ति हो पाती है जो परिवार में पूर्ति नहीं हो पाती। और ग्राम भी व्यक्ति की जो सभी भौतिक, बौद्धिक व नैतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए कई गांवों के सम्मेलन से क्या होता है, राज्य या उस समय के हिसाब से नगर राज्य का जन्म होता है और व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो इसी संस्था में हो सकता है। अब देखिए आप, विकासवादी पहले परिवार बना, परिवार में पति पत्नी बच्चे और दास, लेकिन परिवार में हमारी सारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए क्या बनता है, परिवारों के संकलन से, परिवारों के एकत्र होने से गांव बनते हैं, ग्राम बनते हैं, जहाँ दैनिक आवश्यकताओं की कुछ अधिक पूर्ति हो पाती है, किंतु सारी बौद्धिक, भौतिक, नैतिक आवश्यकताएं हम गांव में पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए गांवों के सम्मेलन से, गांवों के एकत्र होने से क्या बनता है, राज्य नामक संस्था का धीरे धीरे विकास होता है और व्यक्ति का जो सारी आवश्यकताएं हैं वो इसी संस्था में पूरी हो सकती है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो इसी संस्था में पूरा हो सकता है। अरस्तु के अनुसार कुटुंब से गांव और गांव से राज्य अस्तित्व में आए और राज्य की परिभाषा करते हुए कहता है कि राज्य कुलों और गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी कुलों और गांवों का, परिवार और गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु क्या कहता है, विकासवादी सिद्धांत की बात करता है। अब अरस्तु की राज्य विषयक सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली है,
राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। वो कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसका स्वभाव ही है कि वो मिलजुल कर एक समाज में, राज्य में रहना पसंद करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक संस्था है तथा प्राकृतिक संस्था है। राज्य परिवार का ही व्यापक रूप है और यह वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार है। जो मनुष्य राज्य में रहने में असमर्थ हैं वो या जिसे इसकी आवश्यकता नहीं है वह या तो पशु है या देवता। बहुत महत्वपूर्ण कथन है अरस्तु का, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है छोटे सवालों में। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति राज्य में रहने में असमर्थ है या राज्य में नहीं रहना चाहता वो या तो पशु है या फिर देवता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। अन्य सभी समुदायों का अस्तित्व तथा विकास राज्य में ही संभव है। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं राज्य में ही पूरी हो सकती हैं। राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च शुभ यानी सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है, इसलिए सभी समुदायों से यह ऊपर है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। समय की दृष्टि से परिवार पहले आते हैं जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आता है। आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी तो मैडम बता रही थी कि पहले परिवार आए, फिर समाज आए और फिर राज्य आता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। कैसे? देखिए, अरस्तु कहता है कि ठीक है, समय की दृष्टि से परिवार पहले आता है लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य, यानी राज्य का विचार व्यक्ति के मन में पहले आता है। पहले समग्र का विचार आता है और उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका क्या होता है, विकास होता है। यानी प्रकृति की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से राज्य पहले आया और वास्तविकता की दृष्टि से, समय की दृष्टि से परिवार पहले आता है। राज्य का विचार मन में आया तभी तो राज्य का विकास हुआ। राज्य समग्रता है और मनुष्य उसका अंग मात्र है। समग्र पहले आता है और राज्य क्या आता है, हमेशा समग्र पहले आता है और उसका जो अंग होता है वो बाद में आता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य का स्वरूप जैविक या सावयवी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप जैविक है और इसकी प्रकृति एक जीवधारी के समान होती है। जैसे विभिन्न अंगों से मिलकर शरीर बना हुआ होता है, वैसे ही राज्य जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है। शरीरधारी या जैविक का मतलब विभिन्न अंगों से मिलकर जैसे शरीर बना हुआ होता है, वैसे ही राज्य भी विभिन्न समुदायों से, विभिन्न संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है जो इसके अंग हैं। और इन सभी जो अंग हैं उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। अरस्तु राज्य को एक आत्मनिर्भर समुदाय मानता है, अर्थात राज्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने में समर्थ है, सक्षम है। राज्य सभी स्थितियों एवं वातावरण की सृष्टि करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति जो है अपना, अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास जो है वो राज्य के अंदर कर सकता है और राज्य में इतनी क्षमता है कि वह व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। जीवन के सर्वोच्च शुभ को, उच्चता को प्राप्त करना है। अर्थात राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं वरन एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों का अधिकतम कल्याण करना है और राज्य का कर्तव्य सकारात्मक और कैसा है, रचनात्मक है। ये हमने अरस्तु के राज्य की विशेषताएं देखी। ये सारी ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पे छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी नगर राज्य या सिटी स्टेट को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानता है। उसने अपने आदर्श राज्य को एक नगर राज्य के रूप में ही व्याख्यात किया है। अपने राज्य संबंधी विवेचन में नगर राज्य को ही
समस्त कला और गुणों से संपन्न मानता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उस समय सिटी स्टेट नगर राज्य ही थे यूनान में, तो अपने जो नगर राज्य थे उस समय के, उनको ही वो संपूर्ण मानता है। उन्हीं में रहकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है, और वो क्या है, निरंतर विकास का परिणाम है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।